हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का लाइव सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के ज्योग्राफी के चैप्टर 1। इसके जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा पढ़ने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं या 12th ज्योग्राफी चैप्टर 1 है जिसका नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। देखिए, भूगोल के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि भूगोल किसको कहते हैं। और भूगोल जो होता है यह दो प्रकार के होता है, एगो मानव भूगोल, एगो भौतिक भूगोल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भूगोल की परिभाषा जानते हैं, आखिर भूगोल कहते किसको। देखिए, साधारण भाषा में तो भू जोर गोल। भू माने होता है भूमि, गोल माने यानी ग्लोब देखे है ना, भूमि लगभग गोल है, उसी के बारे में। इसमें भूमि गोल है, इसमें नदी है, पहाड़ है, पठार है, देश है, महादेश है, इसी सब के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसी को बोलते हैं भूगोल। सबसे पहले जो है भूगोल की परिभाषा क्या है, तो भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, पृथ्वी के ऊपर एवं उसके प्राकृतिक विभाग जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, झील, नदी, समुद्र, मरुस्थल, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं, इस सब का ज्ञान होता है। इसी विषय का नाम है भूगोल। समझ में आ गया भूगोल किसे कहते हैं। कोई भी पूछे कि भूगोल क्या है तो याद रखना है, भूगोल वह शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के ऊपर नदी, पहाड़, झील, देश, महादेश सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी को भूगोल कहते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल का पिता किसे कहा गया है, तो याद रखना है भूगोल का पिता जो है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इन्होंने ही भूगोल की शुरुआत किया था, इसीलिए भूगोल का पिता जो है इरेटोस्थनीज को कहते हैं। चलिए अगला अब चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया है, तो याद रखना है फेडरिक रेटजेल, यही मानव भूगोल की शुरुआत किए थे, इसीलिए इनको मानव भूगोल के जनक कहा जाता है, जो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, और इनका और इनकी एक शिष्या थी कुमारी सेम्पल, उसका भी बहुत अच्छा योगदान था इस मानव भूगोल को आगे बढ़ाने में। इनके शिष्या का नाम था कुमारी सिंपल, अमित, रवि किशन, आयुष। चलिए स्वागत है, आप लोग लाइव जुड़े हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जेल ने किस पुस्तक में भौगोलिक अध्ययन का वर्णन किया, यानी रेट जेल ने किस किताब में बताया कि नहीं, रेट जेल ने किस पुस्तक में जो है भौगोलिक अध्ययन के बारे में बताया था, तो याद रखना है एंथ्रोपियोजोग्राफी नामक पुस्तक था। इसी पुस्तक में उन्होंने भूगोल के बारे में, भौगोलिक अध्ययन के बारे में बताया। आगे है, भौगोलिक विचारधाराओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3। हम लोग आगे आएगा दीर्घ उत्तरीय में 3 उपागम है भौगोलिक विचारधाराओं को, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मानव भूगोल के दृश्य सर्वस्व वातावरण से संबंधित होते हैं जो भौतिक दशाओं का योग होता है। यानी इसने मानव भूगोल के कौन बताया था, मानव भूगोल जो है दृश्य माने होता है देखना, सभी जगह, सर्वत्र माने सभी वातावरण से संबंधित होता है, और भौतिक दशाओं का योग होता है। यह बात को कौन बताया था, तो इस वाक को बताए थे, उनका नाम था रेटजेल। कौन बताए थे, रेटजेल। नौ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेफिथ टेलर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थाई, आवाज कम, किसने कहा था मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थाई पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कौन कहा था कि जो
भूगोल है यह क्रियाशील मानव और पृथ्वी के बीच संबंध का अध्ययन है। तो बताए हैं फेडरिक रेट जेल के शिष्या थी कुमारी एनएलसी सैंपल, यही जो है कुमारी सैंपल भी इनको कहा जाता है। यही बताई थी कि जो मानव भूगोल होता है वह क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के बीच जो है परिवर्तनशील का अध्ययन होता है। आगे है मानव भूगोल के अध्ययन केंद्र का बिंदु कौन है। मानव भूगोल किस पर आधारित है, तो यह मनुष्य पे आधारित है, यानी मनुष्य के से संबंधित संसाधनों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है मानव भूगोल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भूगोल की दो शाखा का नाम बता दिए। दो शाखा है मानव भूगोल और भौतिक। संसाधन किस भूगोल के अंतर्गत आता है, तो संसाधन आता है आर्थिक, जिसमें रुपया पैसा से संबंधित हो, जैसे संसाधन हो गया लोहा टीना, इस सब का इस्तेमाल है, तो ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा किस भूगोल से के अंतर। चिकित्सा माने होता है इलाज से संबंधित जड़ी बूटी के बारे में, तो यह आता है सामाजिक के भूगोल के अंतर्गत। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, तो तकनीक होता है। यानी पारस्परिक प्राकृतिक और मानव किसके द्वारा क्रियाशील होकर उसमें भूमिका निभाता है, तो तकनीक। तकनीक से हम लोग को ही सारा संसाधन उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संभववाद की अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो संभववाद में प्राकृतिक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना गया। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो रेट जेल ही है, फेडरिक रेट जेल ही। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे, यानी नियतिवाद को कौन दिया था, तो एमुअल एन कंट लीटर और होमबोल्ट ने दिया था। आगे है भूगोल की आधारभूत संरचना कौन है, किस भूगोल से मैंने भूगोल का निर्माण हुआ है, तो इसमें सबसे ज्यादा मानव भूगोल का ही योगदान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जियोग्राफी जो शब्द है इसका खोज कौन किया था। जियोग्राफी यानी भूगोल शब्द का खोज किया था इरेटोस्थनी। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो लूसियन फ्रोबे ने किया था, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो संभववाद की घटक में जो है मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे है इतिहास किस भूगोल के अंतर्गत आता है, तो सामाजिक भूगोल में के अंतर्गत आता है इतिहास। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यटन। पर्यटन कहते हैं जो आदमी घूमने जाता है विभिन्न जगहों पर, या व्यापार जो है किस भूगोल में आता है, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। ऑब्जेक्टिव इतना ही था। पहला क्वेश्चन कह रहा है यह काफी महत्वपूर्ण है, यह बोर्ड परीक्षा में हर हाल में आएगा, एकदम याद कर लेना है। ठीक है, यानी मानव भूगोल की परिभाषा लिखे। ठीक है, इसकी दो गोरा परिभाषा दिया है, कई आदमी दिया लेकिन दो गोरा का काफी महत्वपूर्ण है, दो व्यक्तियों का, एगो फेडरिक रेट जेल का, एगो कुमारी सैंपल का। तो रेट जेल क्या दिए थे, मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल। मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल माने होता है पृथ्वी के बीच जो है मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह फेडरिक रेट जेल कहे थे। और कुमारी सैंपल क्या कही थी, याद रखना है, कुमारी सैंपल कही थी कि मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव और जो है अस्थाई अस्थाई पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, अगर नाम तो नहीं देता है, सीधे लिखता है मानव भूगोल की परिभाषा लिख के किसी एक के अनुसार लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन होते हैं, क्या क्या मानव भूगोल के अंतर्गत। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र निम्नलिखित है। सबसे पहला होता है व्यवहारवादी भूगोल, इसमें मनोविज्ञान आता है। ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल, इसमें समाज से जुड़ी हुई आता है। चिकित्सा भूगोल, ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल, कृषि भूगोल, इसमें खेती के बारे में। औद्योगिक भूगोल माने उद्योग से संबंधित। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण इसका उपक्षेत्र है।
ठीक है, कौन क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता था, जब हम पढ़ा रहे थे उस समय लिखवा दिए थे। ठीक है, किस क्षेत्र में आता है। आगे अगला क्वेश्चन है, नियतिवाद क्या है, इसके प्रवर्तक कौन है। नियतिवाद क्या कहता है और इसके प्रवर्तक क्या है। तो नियतिवाद कहता है कि पर्यावरण निश्चयवाद की आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अनोन क्रियाओं का को नियतिवाद कहते हैं। जैसे देखिए क्या हुआ कि जैसे हम लोग आदि मानव थे, आदि मानव पहले जंगल में रहता था ना, तो हम लोग किस पर आधारित थे, हम लोग जंगल में रहते थे। जंगल में जो है क्या होता था, कंदमूल फल खाते थे, पेड़ पर रहते थे, पेड़ के पत्ते को पहनते थे। नियतिवाद यही सिद्धांत को कहता है कि हम लोग आदि मानव काल से लेके आज तक प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। आज तक हम लोग प्रकृति, आज भी हम लोग को लकड़ी चाहिए, हवा चाहिए, ये सब किससे मिलेगा, प्रकृति से ही मिलेगा। लकड़ी, हवा और बहुत चीज की जरूरत होती है, सारा प्रकृति ही उपलब्ध कराता है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वर्षों से लेके आज तक जो हम लोग को सुविधाएं मिला है प्रकृति ने दी है, इसी सिद्धांत को नियतिवाद कहते हैं। नियतिवाद के प्रवर्तक फ्रेडरिक रेटजेल थे तथा इसके समर्थक जो है कुमारी सेम्पल इसकी समर्थक। इसको निश्चयवाद भी कहा जाता है, यानी नियतिवाद को निश्चयवाद भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संभववाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन है। तो संभववाद क्या है, मानव जो है प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत संबंधों की यह विचारधारा है जिसमें मानवीय चयन तथा मानवीय स्वतंत्रता, यानी वैसा सिद्धांत जिसमें मानव को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान करती है, इसी सिद्धांत को कहते हैं संभववाद। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, संभववाद। इस संभववाद के प्रवर्तक थे, उनका नाम था विडाल डी ला बास, यही संभववाद के जनक थे। संभववाद क्या कहेगा, यानी मनुष्य को अपने इच्छा अनुसार चयन करने और स्वतंत्रता प्रदान है, इसी सिद्धांत को संभववाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा विडाल डी लावास के अनुसार बताइए। यानी विडाल डी लावास भी मानव भूगोल की परिभाषा दिए थे। तो इन्होंने क्या दिया था परिभाषा, कि मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम एवं जो है पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य संबंधों को जो है अधिक संश्लेषित और ज्ञान से उत्पन्न की संकल्पना है। यानी विडाल डी लावास ने बताए थे जो मानव भूगोल है यह पृथ्वी को नियंत्रित करने के लिए, और जो पृथ्वी पर निवास करता है जो भी जीव, उनके सभी के बीच संश्लेषित ज्ञान की एक संकल्पना है मानव। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में अंतर बताइए। यानी भूगोल के दो शाखा होते हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। तो मानव भूगोल किसको कहते हैं और भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। तो देखिए मानव भूगोल जो है ना, इसमें मानव और भौतिक वातावरण के बारे में पढ़ा जाता है। यानी मानव, जल, वायु, पेड़ पौधे, इस सब के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं मानव भूगोल। और भौतिक भूगोल में खाली भौतिक पर्यावरण, इसमें मानव के बारे में नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ भौतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसको भौतिक पर्यावरण। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रमिक अनुकरण किसे कहते हैं। क्रमिक अनुकरण किसे कहते हैं। मानव एक प्रकृति के माध्यम से पाए जाने वाले परिवर्तनशील संबंधों का अप्रूप है जो समय के अनुसार बदलता है, यह क्रमिक अनुकरण कहलाता है। यानी मानव जो है प्रकृति के माध्यम से हमेशा चेंजिंग होते रहता है, बदलते रहता है, परिवर्तनशील है, तो इसी बदलने की प्रक्रिया को क्रमिक अनुकरण कहते हैं। जैसे देखिए कहा जाता है कि बंदर हम लोग के पूर्वज था, है कि नहीं। बंदर से संशोधित करके 4 पैर वाला होता था, फिर 2 पैर वाला हुआ, जिसको आज के जमाने में क्या कहते हैं, चिंपांजी कहते हैं।
चिंपांजी से फिर चिंपांजी थोड़ा जानवर की तरह ये बुद्धिमान है, मनुष्य उतना तो क्या बुद्धि है इसको, लेकिन इसमें भी जानवर के लक्षण है, आज भी जानवर। उससे उसके बाद लोग आदि मानव बना होगा। आज जो है आदि मानव से क्या हो गया है, मानव हो गया है, यानी जो है शहर में रह रहा है, गांव बना लिया कि नहीं, और मानव को बहुत ज्ञान हुआ। ठीक है, तो ये सब एक परिवर्तन के दौर में हुआ। ठीक है, आज भी तो बंदर है, आज काहे नहीं बंदर मानव बन जा रहा है, तो ये परिवर्तन एक बार हुआ, एक बार होते होते संशोधन करते करते यहाँ तक पहुंच। ठीक है, तो यही कहलाता है क्रमिक अनुकरण। यानी जो है, यानी प्रकृति से मानव परिवर्तित होते होते समय के अनुसार बदलते बदलते आज उसमें पूरा बदलाव आ गया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नियतिवाद या रुको या जाओ सिद्धांत, सिद्धांत क्या है। देखिए क्या क्वेश्चन है, नियतिवाद अथवा इस क्वेश्चन को कहा जाता है रुको या जाओ विचारधारा क्या है कि नहीं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में आया है। चलिए देखिए ध्यान से। नियतिवाद एक ऐसा विचारधारा होता है जिसमें प्रकृति मानव पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं रहता है, यानी प्रकृति का मानव पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं रहता है, यानी मानव प्रकृति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, परंतु प्राकृतिक नियमों का पालन करके मानव जो है प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। इसके प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। नियतिवाद सिद्धांत क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए नियतिवाद एक ऐसी विचारधारा है, कहता है कि प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, प्रकृति का जो है मानव पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, और जो है मानव प्रकृति पर विजय नहीं प्राप्त। आज मनुष्य इतना डेवलप हो गया है, एक बार भूकंप आएगा उसका बनाया हुआ पूरा सृष्टि नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। मनुष्य के बनाया हुआ घर, सड़क, बड़ा बड़ा सारा चीज नष्ट हो जाएगा कि नहीं। यानी हम लोग प्रकृति पर विजय प्राप्त कभी नहीं कर सकते हैं। अब प्राकृतिक मानव पर विजय प्राप्त कर सकता है जब चाहेगा, जब मानव का अंत निश्चित है, जब प्राकृतिक चाह लेगा था। बात समझ में आ रहा है। यही विचारधारा कहता है कि मानव कभी प्रकृति पर विजय नहीं कर सकता है। हम लोग आज इतना डेवलप हो गए हैं, कभी इस प्रकृति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज चाहेगा प्रकृति तो बड़ा आपदा ला के सारी दुनिया को अंत कर देगा, है कि नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रकृति के नियम को पालन करेंगे। जैसे प्रकृति का नियम है कि आज हम लोग के यहाँ प्रदूषण बढ़ गया, प्रदूषण बढ़ जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। हम लोग का कर्तव्य है पेड़ पौधे लगा के प्रकृति के नियम का पालन करें। जैसे देखिए ज्यादा दिन वर्षा नहीं होगा, अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो वर्षा नहीं होगा, तो फसल नहीं होगा, बहुत तरह के समस्या उत्पन्न। तो हम लोग को प्रकृति के नियम का पालन करना हर हाल में जरूरी है, नहीं है तो पृथ्वी पर रहना दुर्लभ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यही रुको या जाओ सिद्धांत कहिए चाहे नियतिवाद का सिद्धांत कहिए, यही कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। देखिए मानव भूगोल कैसे सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग भू पर पटल और उसके विभिन्न भागों के बारे में भौतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलाप का अध्ययन की प्रधानता प्रदान की जाती है। चूंकि मानव मानवीय समाज का महत्वपूर्ण इकाई है, इस अतः मानव भूगोल का उन सभी सामाजिक विज्ञान से स्वतः संबंध है जो जो अपने अध्ययन में मानवीय क्रियाकलाप के अध्ययनों की प्रमुखता देते हैं। यानी मानव जो भूगोल है ना, वह किससे संबंधित है, सामाजिक विज्ञान से संबंधित। जैसे देखिए हम लोग खनिज के बारे में पढ़ते हैं, या मानव भूगोल में भी है, सामाजिक भूगोल में पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, यह दोनों में है। यानी भू पर पटल के विभिन्न भागों और पर्यावरण की प्रधानता है, और ये भी मानव भूगोल में है। इसीलिए मानव भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला एक है दीर्घ उत्तरीय, बस यह लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या करें, यानी मानव प्रकृति से कैसे जुड़ा है इसकी पूरा व्याख्या कर देना है। तो आप लोग को बताए हैं कि हम लोग जब जब मनुष्य इस धरती पर आया ना बुआ, उस समय इस धरती पर अगर मनुष्य की रक्षा किया तो वह है प्रकृति। भोजन दिया, जल दिया,
धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, सब जंगल से शुरू हुआ। तो वर्षों से हम लोग का संबंध प्रकृति से रहा है। बिना प्रकृति के कारण कोई भी जीव का विकास संभव ही नहीं है। ठीक है, तो यही है मानव का प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण प्राकृतिकरण होता है मानव प्रकृति से कैसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग समझते हैं। मानव प्राकृतिकरण का अर्थ है मानव और प्रकृति के वातावरण के संबंध आरंभिक अवस्था से है। बताए है ना, शुरू से ही हम लोग प्रकृति से संबंधित है। आदि मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित रहा है। यानी जो है आदि मानव काल से ही हम लोग प्रकृति से, जैसे पेड़ पौधे नहीं होते तो मानव का अंत निश्चित था। हम लोग न खा पी पाते, नहीं ऑक्सीजन ले पाते, या नहीं हम लोग रह पाते। तो वर्षों से हम लोग का प्रकृति से संबंध रहा है तथा आदिम अवस्था में सारा सभी क्रियाकलाप जो है होता था वो प्राकृतिक का ही पूर्ण नियंत्रण रहता था। आदिम समाज में प्रौद्योगिकी का स्तर अति निम्न था तथा जो है प्रौद्योगिकी की विकास उस अवस्था में हुई जब मानव जो है अपनी प्रकृति के साथ, प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य के रूप में उपयोग करता। हम लोग उद्योग ये सब कहाँ से बनाए? सबसे पहले जंगल से ही लकड़ी लाए तो फर्नीचर उद्योग बना। जंगल से ही कागज लाए, बोले बांस लाए, बांस से कागज बनता है। तो हम लोग सारा चीज, दवा भी बनना शुरू हुआ पहले जड़ी बूटी कहाँ से? पेड़ पौधे से ही। आज भी जड़ी बूटी बनता है पेड़ पौधे, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग वर्षों से यानी जो है प्रकृति से जुड़े रहे और उसी के साथ सामंजस्य करके आज भी हम लोग कार्य करते हैं। प्राकृतिक शक्तियों को आज इतना बड़ा बड़ा उद्योग है, क्या बिना प्रकृति से जुड़ा हुआ है उसका कच्चा माल कहाँ से आएगा? या तो खेत से आएगा, चाहे जंगल से आएगा, तब ना उद्योग चलेगा। और नहीं तो जल तो सबसे जरूरी है। यानी जो है प्राकृतिक शक्ति के एक शक्तिशाली बल और पूजनीय और जो है सात्कार योग माना जाता है, यानी योग मानता था। सतत पोषणीय के लिए मानव अपने जो है अपने प्राकृतिक वातावरण में प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। इस प्रकार यानी आदि मानव पूर्णतः प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित था। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। यानी वर्षों से मानव जो है प्रकृति के साथ जुड़ कर रहा है और मानव का विकास उसी अवस्था में हो सकता है जब प्रकृति का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, चलिए इतना ही था। इसके बाद जो है, अच्छा एक और है, अभी है मानव भूगोल की दार्शनिक विचारधारा को वर्णन करें। यानी मानव भूगोल के जो दार्शनिक विचारधारा है, तो 3 गो दार्शनिक विचारधारा। मानव भूगोल के प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है जो निम्नलिखित है। कौन कौन है? सबसे पहला है जिसका नाम है कल्याण परक। यानी मनुष्य को कल्याण परक होना चाहिए। कल्याण परक कहने का अर्थ हुआ सबको मदद करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। यानी कल्याण परक विचारधारा वह होता है, यह एक ऐसी उपागम है जो मानव समाज में मिलकर रहने वाली असमानताओं और मानव कल्याण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन पर बल देती है। यानी जो कल्याण परक है वो कहता है कि सभी लोग मिलकर रहे और जो हमारे समाज की असमानता है ना उसको खत्म कर दे, तभी सभी लोग का कल्याण संभव है। दूसरा विचारधारा है मानवतावादी विचारधारा। यह सामाजिक आर्थिक जीवन की ससमय घटनाओं तथा स्थानिक सामाजिक संगठन के अध्ययन पर जोर देता है। यानी मानवतावादी विचारधारा क्या कहता है? जैसे मान लीजिए सभी आदमी के दुख सुख में सहायता किया जाए। दुख सुख में यानी कोई भी असमय घटना घट सकती है, आप किसी के साथ मदद किए हैं तभी ना वो आपका मदद करेगा। यानी मानवतावादी विचारधारा कहता है हर एक आदमी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, कभी जरूरत पड़े तो मदद कीजिए, ताकि आपके पास भी कभी कठिनाई आ जाए, कभी दुर्घटना हो जाए तो आपको जरूर मदद करने आएगा। ठीक है, या किसी भी अवसर पर हर एक लोग, समाज के हर एक लोग एक दूसरे को मदद करे। यह विचारधारा माने मानव क्या कहते हैं? मानव, इसके अंदर मानववाद है। मानववाद माने एक दूसरे के कष्ट देख के इसको भी माया लगता है, यह भी मदद करता है। समझ में? तो यह दूसरी विचारधारा है। अगला है
अमूल्यवादी, इसको रेडिकल विचारधारा कहते हैं। यह विचारधारा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है जिसके अंतर्गत विश्व के समस्त लोग संसाधनों का पर समान अधिकार हो। यह विचारधारा कहता है जितना संसाधन है ना, उस सभी संसाधन पे समस्त लोगों का अधिकार है। अगर आपके आपके देश में है तो किसी देश को दे दीजिए। जैसे हमारे यहाँ कोयला पेट्रोलियम कम है तो दूसरे देश, पेट्रोलियम खास करके कम है तो दूसरे देश से मदद होता है ना, आता है। तो यही बोलता है, यानी संसाधन पे तो सब लोग का अधिकार है। अगर आपके पास नहीं है तो दूसरे को, आपके पास ज्यादा है तो दूसरे को मदद कीजिए कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे देशों में फसल नहीं होता, अपने यहाँ कृषि अच्छा होता है तो यहाँ से धान गेहूं भेजा जाता है उस देश के लिए, होता है ना। तो ये विचारधारा है अमूल्यवादी विचारधारा। अगला है व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ जातीय, प्रजाति, धर्म इत्यादि सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यानी इस विचारधारा में जाति प्रजाति के बारे में अध्ययन किया जाता है और यह विचारधारा कहता है कि सबके साथ समान व्यवहार हो। चलिए समझ गए होंगे, यह दू गो दीर्घ उत्तरीय है। इसमें एगो विचारधारा, चार गो विचारधारा है और एगो मानव का प्रति प्राकृतिकरण है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में जिसमें हम लोग चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।